हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। रेलवे साइंस ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सीरीज जो हमारा शुरू हुआ है उसका छठा वीडियो है 101 सेट में। 101वां सेट का छठा सेट है। छठा सेट में जो आज हम लोग करने वाले हैं वो है आपका 28/11/2025 का तीसरा शिफ्ट का आरआरबी लेवल 1 का जो क्वेश्चन है 2025 का ये सवाल है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। टाइम बगैर गवाए हम लोग शुरू करते हैं विथ एक्सप्लेनेशन। प्रयास रहेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। सवाल आपका क्या कह रहा है, आणविक द्रव्यमान की गणना कैसे की जाती है? अणु में परमाणुओं के सभी परमाणु द्रव्यमानों को जोड़कर, सभी तत्वों के परमाणु क्रमांकों का वर्ग करके, घटक तत्वों के परमाणु त्रिज्याओं को गुना करके, उपस्थित परमाणुओं के सभी परमाणु आयतनों को जोड़कर। आखिर कैसे निकालते हैं हम लोग आणविक द्रव्यमान? तो आणविक द्रव्यमान निकालने का एक ही तरीका है आपके पास, और वो तरीका क्या है? वो तरीका है अणु में परमाणुओं के सभी परमाणु द्रव्यमानों को जोड़कर। इसका एक उदाहरण भी आपको बताते हैं। उदाहरण के लिए आपको निकालना रहेगा H2O का। तो हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, तो 1 को गुना कर देंगे 2 से। ऑक्सीजन का होता है 16। अब फिर देखिए 2 1 2 और 16 आपका कितना हो जाएगा? 18। तो 18 यूनिट इसका हो जाएगा आपका आणविक द्रव्यमान। इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। अगला सवाल आपके सामने सवाल कह रहा है कि लवण जल से सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? हैबर्स प्रोसेस, हैबर प्रक्रम, लवण जल विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, सॉल्वे प्रोसेस या NaCl का उष्मीय विघटन। तो क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग लवण जल से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करने के लिए? तो लवण जल से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करने के लिए लवण जल का विद्युत अपघटन किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का यह एक तरीका है। इस तरीके को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनसीईआरटी में जो टर्म लिखता है वो होता है आपका क्लोर क्षार प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में हमारा क्या होता है कि जो लवण जो होता है, मान के चलिए जैसे सोडियम क्लोराइड और साथ में आपका जल रहेगा, इन दोनों का अगर हम लोग विद्युत अपघटन करते हैं तो क्या क्या बनता है? NaOH बनता है, साथ में क्लोरीन गैस बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। ये तीनों जब बनता है इसे ही कहा जाता है क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने सवाल कहता है कि एक आयताकार कांच की पट्टी के दो समानांतर विपरीत फलकों से प्रकाश गुजरने के बाद आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच क्या संबंध होता है? निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा में समांतर होता है लेकिन थोड़ी साइड की ओर स्थानांतरित हो जाती है। निर्गत किरण आपतित किरण के लंबवत होती है। निर्गत किरण मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित होती है। निर्गत किरण आपतित किरण के पथ पर वापस परावर्तित होती है। अब थोड़ा सा सवाल को आपको समझना चाहिए कि क्या कह रहा है। मान के चलिए कांच का एक आयताकार स्लैब है और उसमें दो समांतर विपरीत फलकों से प्रकाश के गुजरने के बाद, मान के चलिए कुछ इस तरह से गुजरने के बाद ये थोड़ा सा मुड़ा और उसके बाद फिर आपका फिर ऐसे मुड़ा। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये वाला और ये वाला दोनों आपका समांतर है लेकिन थोड़ा सा आपका मुड़ा हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए है। दोनों समानांतर है लेकिन थोड़ी साइड में स्थानांतरित हो जाती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में सही नहीं है? अब मुख्य अक्ष जो गोलीय दर्पण को होता है वो सबसे पहले यहाँ पर देख लें तो आपको आराम पड़ेगा। ये आपका मुख्य अक्ष है गोलीय दर्पण का। ये M और N आपका द्वारक है और यहाँ तो आपका P हो जाएगा ध्रुव, और ये जो लाइन जो आपको दिख रहा है रेड कलर से ये आपका क्या है? ये आपका मुख्य अक्ष है। अब हम लोग सवाल की ओर आते हैं। यह गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा है। ध्रुव और वक्रता केंद्र, तो चलिए इस बात को भी देखते हैं। यह आपका फोकस, यह आपका वक्रता केंद्र, यह आपका फोकस। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच से गुजरता है, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ आपका पूछा है कौन सत्य नहीं है, लेकिन यहाँ तो ये आपका सत्य कह रहा है। फिर है मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंबत होता है, ये आपका गलत है। मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है और गोलीय दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर नहीं होता है। अब फिर देखते हैं हमारा क्या सही है। देखिए ऑप्शन नंबर 3 और 4 ये दोनों सही है। ये 3 और ये 4 ये दोनों सही है, बाकी ये दोनों क्या है? ये दोनों गलत है। एक
एक मिनट, थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा हमें। ये करेक्शन ये दूसरा में होगा, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, जो मुख्य अक्ष जो है ये दर्पण के ध्रुव पर वाकई में 90 डिग्री बनाता है। इसका मतलब ये दोनों आपका क्या है, सही है। तो गलत कौन है, गलत आपका ये दोनों होगा, इसीलिए आपका 3 और 4 है। पहला और दूसरा पूरा सही हो रहा है। सी और पी को मिलाने वाला काल्पनिक रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं, और ये आपका लंब होता है, ये भी आपका सही है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। सवाल कह रहा है कि मरीज के दिल की धड़कन की आवाज़ छाती से स्टेथोस्कोप के माध्यम से डॉक्टर के कान तक कैसे पहुंचती है? बिना परावर्तन के प्रत्यक्ष संचरण द्वारा, ध्वनि तरंगों के अपवर्तन द्वारा, विद्युत संकेतों में परिवर्तित करके, या ध्वनि के बहुपरावर्तन द्वारा। तो इसका क्या कारण है, कैसे पहुंचता है? ध्वनि के बारंबार परावर्तन द्वारा। ये कैसे होता है ये आप थोड़ा सा जान लीजिए। मान के चलिए ये आपका पाइप है, इसमें होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ कुछ इस प्रकार से आवाज़ आपका ऐसे परावर्तित होते होते आपका यहाँ तक जाता है, यानी आंतरिक परावर्तन के माध्यम से डॉक्टर के कानों तक दिल की धड़कन पहुँचती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही ढंग से वर्णन करता है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की गणना कैसे की जाती है? विभवांतर तो यानी विभवांतर यानी भी, तो भी बराबर क्या होता है, भी बराबर W/Q होता है, ये आपको याद रखना है। अब W/Q इसका मतलब भाग वाला निशान आपको देखना है, तो कौन सा है देखते हैं। विभवांतर बराबर किया गया कार्य गुना स्थितिज ऊर्जा, विभवांतर बराबर आवेश किया गया कार्य, विभवांतर बराबर किया गया कार्य आवेश। भाग वाला ऑप्शन तो आपका एक ही है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, जो कि भी बराबर क्या हो जाएगा, W/Q हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। सवाल कह रहा है कि जिस प्रकार न्यूटन का संबंध भार से है, उसी प्रकार किसका संबंध दाब से है? तो किसका संबंध दाब से है? किलोग्राम, केल्विन, किलोग्राम प्रति घन मीटर या फिर पास्कल। तो सही संबंध आपका पास्कल। दाब का ऐसा मात्रक, न्यूटन जैसे भार का न्यूटन होता है, उसी तरह दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। अगला सवाल, निम्न में से किस धात्विक ऑक्साइड को केवल गर्म करके धातु में अपचयित किया जा सकता है? केवल गर्म करके। आयरन ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। अपचयित करने का मतलब ये ऑक्साइड को हटा कैसे सकते हैं? तो ये हटा सकते हैं केवल मर्क्यूरिक ऑक्साइड से, केवल गर्म करके, कोई अन्य प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल, जब ठोस लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो एक पीला PbO रह जाता है और दो गैसें निकलती है, एक लाल भूरे रंग की होती है और दूसरी दहन में सहायक होती है। तो कौन सी गैसें निकलती हैं? तो देखिए, लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, PbNO3 का 2। इसको जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, PbO। अब PbO जब हो गया तो पक्का एक तो आपका नाइट्रोजन का ऑक्साइड आपका निकलेगा, और उसका अगला हाइड्रोजन तो निकल नहीं सकता है, तो फिर आपका एक ही बच रहा है, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन वाला ऑप्शन आप काट सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 आपका कंफ्यूजिंग है। एक आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या क्यों फर्क है वो बताते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है वो N2O होता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है, NO2 होता है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए हुआ, क्योंकि यहाँ हम लोग का NO2 है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10। सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विभज्युतक परारोह और मूलों के सिरों पर लंबाई वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? अंतर्वेशी विभज्युतक, पार्श्विक, शीर्षस्थ या फिर अस्थायी। तो विभज्युतक क्या होता है, पौधों की लंबाई बढ़ाता है, और जो शीर्षस्थ होता है वही परारोह और मूलों के सिरों को, जड़ का और सबसे ऊपर का जो पौधा का भाग है उसका लंबाई को बढ़ाने का काम करता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक की विधि नहीं है? गर्भ का गर्भपात, निरोध का उपयोग करके शुक्राणुओं को अंडे तक पहुंचने से रोकना, गर्भाशय में कॉपर टी डालना, अंडाशय से अंडे के निकलने को रोकने के लिए हार्मोनल संतुलन परिवर्तित करना। कौन सी विधि नहीं है? गर्भ निरोधक की विधि, गर्भ का गर्भपात, ये कभी भी इसका कोई विधि में से नहीं हो सकता है। कोशिका का आकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कोशिका का आकार केंद्रकों की संख्या पर निर्भर है, या बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका का आकार हमेशा बड़ा होता है, या कोशिका का आकार उसके कार्य से संबंधित है, जीव के आकार से संबंधित नहीं है, या सभी जीवों में कोशिकाएं एक ही आकार की होती है। तो कौन सा कथन सही है? कोशिका का आकार उसके कार्य से संबंधित है, न कि जीव के आकार से। इसका एक उदाहरण आपको बता सकते हैं कि जो न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन इंसानी शरीर का सबसे बड़ा कोशिका होता है। लार्जेस्ट सेल इंसानी शरीर का क्या होता है? वो न्यूरॉन। जबकि जो अंडाणु जो होता है वो पूरा शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है। अब देखिए, पूरा शरीर में कोई सेल बड़ा है तो कोई सेल छोटा है, ये आपको दिमाग में रखना है। अगला सवाल,
एक बर्तन में भरा तरल पदार्थ समान ऊंचाई पर कैसा दाब डालता है? केवल किनारों पर, केवल नीचे की ओर, कि सभी दिशाओं में समान, कि केवल ऊपर की ओर? तो कैसा दाब डालता है? तो ये पात्र की सभी दिशाओं में समान रूप से डालता है, चारों तरफ ये समान तरल पदार्थ चारों तरफ बराबर दाब डालता है। अगला सवाल, किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी को क्या कहा जाता है? तो वो विस्थापन, त्वरण, चाल की दूरी, तो वो विस्थापन कहा जाता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। अगला सवाल, मधुमक्खी के सामान्य नाम को उसके वैज्ञानिक नाम से मिलाइए। भारतीय मधुमक्खी, शैल मधुमक्खी, लिटिल मधुमक्खी, इटालियन मधुमक्खी। तो देखिए यहाँ पर ये सवाल देखा जाए तो अपने आप में टफ है, इसीलिए इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ दिए हैं। देखिए इसको हम लोग मिलाते हैं केवल, जैसे 1 का बी है, 1 का क्या है? बी है, इसी से हम लोग इसको सीखेंगे। 2 का क्या है? सी है, 2 का आपका सी है। उसके बाद 3 का डी है, तो 4 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब फिर देखिए, भारतीय मधुमक्खी जो है उसका नाम है एपिस सेराना इंडिका। शैल मधुमक्खी का क्या नाम है? एपिस डोर्सेटा। लिटिल मधुमक्खी का एपिस फ्लोरी, और इटालियन का क्या है? एपिस मोलीफेरा, मेलीफेरा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। सवाल कह रहा है कि पुष्पीय पौधों में कायिक प्रवर्धन का निम्न में से कौन सा लाभ है? ये बीज द्वारा उत्पादित पौधों की तुलना में पहले और फूल फल दे सकते हैं, यानी कायिक प्रवर्धन में पहले फूल फल देता है, कि मूल पौधों से पूरा अलग होता है, कि बीज द्वारा उत्पादित पौधों की तुलना में बाद में फल फूल देता है, या फिर पूरी तरह से नया गुण देता है? तो इसका केवल एक ही फायदा है कि ये टाइम से पहले फल और फूल देता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। लोहे के संचारण को रोकने के लिए सामान्यतः किस विधि का उपयोग किया जाता है? धातु को नियमित रूप से ठंडा करते हैं, कि पेंट लगाते हैं, कि बार बार तापते हैं, उसको तपाते हैं, गर्म करते हैं, या फिर धातु को अम्ल में घोलते हैं? तो उसका पेंट करना संचारण के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18। मेंडल के प्रयोग में जब उन्होंने टीटी यानी लंबा और बौना छोटा टीटी का संकरण कराया तो पहला पीढ़ी में क्या देखा? देखिए ये वाला टीटी और ये छोटा वाला टीटी का जब संकरण हुआ तो पहला पीढ़ी में ऐसा रहा, ऐसा। तो इसमें ज़्यादातर क्या थे ये आपको देखना है। आधे लंबे आधे बौने, सभी लंबे, सभी मध्यम लंबाई के, सभी बौने। तो कैसे थे? लगभग सभी क्या थे? लंबे थे। एक मिनट, सभी लंबे थे, लेकिन लंबे मतलब उसमें बौनेपन का भी गुण था, बौनेपन का भी गुण था, लेकिन वे सभी लंबे थे। इससे एक बात समझ में आया, कोई कोई गुण अप्रभावी होता है, कोई कोई गुण प्रभावी होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। सवाल कह रहा है एक व्यक्ति एक विशाल स्थिर जैसे खड़ी ट्रक को F बल से धक्का देता है। वस्तु F बल से प्रतिकर्षण करती है, यदि यानी वो खुद धक्का देती है, यानी वो उसको धक्का दे के हटा नहीं पाता है आदमी। यदि प्रतिक्रिया बल समान और विपरीत हो, जैसा कि न्यूटन का तीसरा नियम में होता है, तो वस्तु त्वरित क्यों नहीं होती, यानी वो वस्तु आगे क्यों नहीं बढ़ा? बल F का परिमाण वस्तु की स्थितिज ऊर्जा से पार पाने के लिए अपर्याप्त है। एक मिनट, इसका तो पहला ही। अच्छा, दूसरा हम लोग देखते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, लेकिन स्थिर वस्तु पर स्थैतिक घर्षण अपकर्ष बल को संतुलित करता है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका ट्रक मान के चलिए खड़ा है। अब ट्रक खड़ा है तो इसका स्थितिज ऊर्जा से मतलब नहीं है, इसका चक्का जहाँ पर खड़ा है उसमें जो बल लग रहा है आपका घर्षण बल, तो ये घर्षण बल को पार करेंगे हम F बल लगा के, तभी ये आगे बढ़ेगा। यानी जो बल लगाएंगे वो घर्षण बल में, स्थितिज ऊर्जा में उसका कोई यूज नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल, विद्युत परिपथ में प्लग कुंजी का क्या उद्देश्य है? यह विभवांतर को मापता है, परिपथ में विभवांतर प्रदान करता है, परिपथ में धारा को मापता है, या परिपथ को जोड़ने तोड़ने में मदद करता है? देखिए, प्लग की यानी स्विच का इस्तेमाल परिपथ को जोड़ने और तोड़ने में ही होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 21। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया बहुत तेजी से करती है? जिंक, लोहा, सीसा या सोडियम? तो किसे हम लोग मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं? सोडियम को, वही हो जाएगा इसका जवाब। अगला है कोलैडी कण किसके द्वारा अलग होते हैं? क्वथन, पुनः क्रिस्टलन, अपकेंद्रन या निस्यंदन? तो कोलैडी कणों को अलग करने का तरीका क्या है? अपकेंद्रन है, जिसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहते हैं। इसे अंग्रेजी नाम क्या बोला जाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे हम लोग दही से मक्खन अलग करते हैं,
वो कोलाइडी कण का पृथक्करण का एक उदाहरण है। अपकेंद्रण द्वारा इसे अलग कर सकते हैं। किस कोशिकांग को कोशिका का आत्मघाती थैली कहा जाता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी पिंड या फिर राइबोसोम? तो किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला सवाल है, किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब होता है, कब होता है? जब पिंड का विस्थापन शून्य, या फिर पिंड गति का विरोध करेगा, या बल एक अवयव विस्थापन की दिशा में होगा, या बल या विस्थापन के बीच 90 डिग्री कोण होगा। तो क्या होगा सही जवाब? जब बल हम लोग लगाएंगे जिस वस्तु पर, जिस दिशा में बल लगाएंगे उसी दिशा में विस्थापन होगा, तब ही धनात्मक कार्य होगा। और ये वाला जो कंडीशन 90 डिग्री वाला में जीरो कार्य होगा। पिंड का विस्थापन जीरो तो भी जीरो कार्य होगा। अगर विरोध करेगा गति का तो नेगेटिव कार्य होगा, क्योंकि आपको प्रतिक्रिया बल लगेगा। अगला सवाल है, वायुमंडल के उच्च स्तर पर निम्न में से कौन पृथ्वी की सतह को पराबैंगनी किरण से परिरक्षित करता है? हाइड्रोजन, ओजोन, कार्बन या फिर नाइट्रोजन? तो चलिए इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज हमारा बहुत जल्दी हुआ, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत नहीं पड़ा, तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।